मेरे अछूत वर्ग को देना है, सिर्फ मुझे आदिवासियों को देना है, तो शायद ओबीसी का रिजर्वेशन 42 नंबर पे होता, 40 पे नहीं होता। बाबा साहब ने कास्ट नहीं बनाया, बाबा साहब ने क्लास बनाया। क्यों ये 70 साल तक 370 धारा को लेकर बैठे रहते हैं? क्यों चलाते हैं? और क्यों भारत पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा बनाते हैं? और क्यों भारत पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा बना करके क्यों भारत के अंदर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं? ये सारी चीजें बहुत गहराई से समझने वाली। हम सोच रहे हैं कि अंधभक्त सिर्फ मोदी जी के खेमे में ही है, अंधभक्त मोदी जी के खेमे में ही नहीं है, अंधभक्त मेरे खेमे में है। मैंने यहाँ से 2 साल पहले कहा था कि किसान दूध धारक से खातेदार बना, खातेदार से काश्तकार बना, और काश्तकार से आज वो कब्जेदार बन गया है, और कब्जा खाली करवा के वो रोड पे आएगा। 1 साल बाद में इसी सरकार ने लोगों को लॉकडाउन का बहाना करके घरों में बंद किया, और वहाँ पर काले कानून पास करके वो जमीन जो आपकी 79 में आपसे ले ली गई थी, वो पूंजीपतियों को दे दी गई। बिना किसी रोक टोक के विचरण यानी भ्रमण कर सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। आज मैं यहाँ हूँ, ये प्रोग्राम 12 तारीख को रखने की वजह ये है कि 14 तारीख को मेरा प्रोग्राम बीदर के अंदर है, कर्नाटका में। मुझे कल ही फ्लाइट से निकलना है। आज मैं यहाँ हूँ और कल मैं कर्नाटक में रहूंगा। अगर ये अधिकार मुझे किसी ने दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और इस संविधान ने दिया, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं, और जो बूढ़े बुजुर्ग बैठे वो तो अच्छी तरह जानते हैं कि एक ठाकुर को जो किसी खेती करने की जरूरत होती तो 4 कड़वी मांग कर लेते थे। 4 कड़वी हमारे उधर भी भेज देना खेती करने के लिए। हमारे वहाँ नाई नहीं है, एक नाई तुम्हारे यहाँ से भेज देना। हमारे यहाँ लोहार नहीं है, एक लोहार हमारे इधर भेज देना। कोई भी लोहार जाकर के अपनी दुकान दूसरी रियासत में या दूसरे ठाकुर या महाराज के वहां जाकर के अपनी दुकान मर्जी से नहीं लगा सकता था। आज उन लोगों को कहाँ हुबली, कहाँ पर बेंगलोर, कहाँ पर पता नहीं कौन कौन से बड़े शहरों में जाकर के बड़ा बड़ा बिजनेस करने का अधिकार मिला, और उन्होंने अपने गांव में जहाँ पर झोपड़ी का ही पता नहीं था वहाँ बड़ी बड़ी कोठियां डाल दी। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 का परिणाम है, जहाँ की किसी देवी देवता या किसी ब्राह्मण के आशीर्वाद का परिणाम है। ये परिणाम है तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वो संवैधानिक अधिकार का। हमें समझना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसको क्या दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST को दिया, हम जानते हैं, जो वंचित है उनको दिया, लेकिन कौन कहता है कि ओबीसी को नहीं दिया? जिस रिजर्वेशन की बात करते हैं, जिस आरक्षण की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आरक्षण की देने की शुरुआत की तो संविधान पढ़ लीजिए, आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 पढ़ लीजिए, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रावधान करने का प्रयास किया। उसी समय नेहरू जी ने सरदार पटेल को भेज करके विरोध करवाया और कहा कि ये तो तुम्हें अछूतों में शामिल कर रहा है, डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हें अछूतों में शामिल कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर उसी समय अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग को हमको आरक्षण देना चाहते थे। आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट को और आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब को। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में ये होता कि मुझे सिर्फ मेरे अछूत वर्ग को देना है, सिर्फ मुझे आदिवासियों को देना है, तो शायद ओबीसी का रिजर्वेशन 42 नंबर पे होता, 40 पे नहीं होता। 340 पे ना होकर 342 पे होता तो हम मान लेते कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में देखा चलो इनको भी दे दिया जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी को आरक्षण 340 आर्टिकल में देते हैं, 41 और 42 में हमें देते हैं। इसका मतलब है बाबा साहब अम्बेडकर हमारे यानी SC ST से भी ज्यादा ख्याल ओबीसी का रखते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ये अधिकार देना चाह रहे थे तो सरदार पटेल ने जाकर के सवाल किया कि डॉक्टर अम्बेडकर हु इज द बैकवर्ड। उनका सवाल था हु इज द बैकवर्ड। बाबा साहब अम्बेडकर समझ गए कि सवाल इसके दिमाग का नहीं है। जब सवाल ही इसके दिमाग का नहीं है तो अगर मैं इसे समझाना चाहूंगा तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा ठीक है सरदार, अगर आप कहते हैं तो मैं ये लिख देता हूं हु इज द बैकवर्ड।
बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 में लिखा, हु इज द बैकवर्ड, पिछड़ा कौन, इसके लिए आयोग का गठन किया जाए। राष्ट्रपति इसके लिए आयोग का गठन करेगा और पता लगाएगा कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, अरे ये कोई अछूतों का नाम नहीं है, ये कोई घृणित नाम नहीं है। शेड्यूल्ड का मतलब होता है सूची, लिस्ट, और जिन जातियों को लिस्टेड किया गया अधिकारों के लिए उसे शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं और उसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा जो वर्ग बनाया उसको उन्होंने अदर बैकवर्ड क्लास कहा। आज उसको अदर बैकवर्ड जाति के नाम से यानी कास्ट के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने कास्ट नहीं बनाया, बाबा साहब ने क्लास बनाया। और उन्होंने कहा कि इस आयोग का गठन होना चाहिए और एससी और एसटी की सूची के बाहर जो जातियां हैं, वो चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, या फिर किसी न किसी रूप में शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है, उन जातियों को भी आगे आने का अवसर देना चाहिए। उनको भी रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया। इसलिए उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया 340 आर्टिकल में। और जब इस बात को नहीं माना गया तो बाबा साहब ने आयोग बिठाने की बात की। तब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री के पद पर थे। आपको पता नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून मंत्री, अरे आज तो कोई सरपंच पद से इस्तीफा नहीं दे सकता, इतना ईमान हमारा बिक चुका है। आज तो कोई भी औकात नहीं, मंत्री पद से कोई इस्तीफा दे दे, वो तो बातें ही खत्म हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर देश के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। कारण क्या है मालूम है? बाबा साहब अम्बेडकर को सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी। बाबा साहब अम्बेडकर को पुरानी गाड़ी दी गई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को बंगला भी टूटा फूटा दिया गया था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कानून मंत्री से इस्तीफा देता हूं। क्या ये बात सही है? नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, उसके 4 रीजन उन्होंने लिखित में दिए। 4 रीजन उन्होंने लिखित में दिए। और वो लिखित में रीजन जो दिए, पहला रीजन था हिंदू कोड बिल, यानी महिलाओं को संपूर्ण अधिकार जो पुरुष के समान मिलने चाहिए, पहला हिंदू कोड बिल। और दूसरा कारण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो लिखा कि आर्टिकल 340 के तहत जो कमीशन का आयोग होना चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लास की पहचान करने के लिए। नेहरू जी ने वो नहीं किया। इसका दूसरा कारण उन्होंने लिखा अपने इस्तीफे के लिए कि आयोग का गठन ना करना। तीसरा कारण उन्होंने लिखा, जब इस देश की जनता का पाकिस्तान के साथ एक्सचेंज होना था कि 5 लाख लोग यहाँ से जाएंगे, 5 लाख लोग वहाँ से आएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये शर्त रखी थी कैबिनेट में कि वहाँ मेरे समाज के जो लोग हैं, जिनका वहाँ पर शोषण हो रहा है, उनको भारत में लाया जाए और भारत से जो लोग पाकिस्तान जाना चाहे उनको अपनी मर्जी से जाने दिया जाए। इस शर्त पर जब नेहरू जी ने जिन्ना से बात की तो जिन्ना ने कहा, अगर ये अछूत भारत में आ जाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर इन्हें आजाद कर देंगे तो हमारे यहाँ नालियां कौन साफ करेगा? नेहरू और जिन्ना के बीच में पैक्ट हुआ और नेहरू ने कहा कि ठीक है, तुम अछूतों को उधर ही रखो, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की शर्तों के अनुसार तुम्हें इतने के इतने आदमी तो भारत में भेजने ही पड़ेंगे। और उन्होंने किसको भेजा? जो आज भारत की बाजारों के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, जिनको सिंधी लोहाना कहते हैं। सिंधी लोहाना, जिनको नेहरू जी ने बुलाया कि तुम भारत में आओ, तुम्हें जमीन दी जाएगी, नेहरू नगर बसे जाएंगे, पैसा दिया जाएगा, मार्केट में कब्जा करवा जाएगा। आज हमारे लोग शरणार्थी के रूप में भाग भाग करके आ रहे हैं, वहां से परेशान होकर के आ रहे हैं। कोई जोधपुर बैठा है, कोई जैसलमेर बैठा है, पूरे राजस्थान में। ये तीसरा कारण था। चौथा कारण बाबा साहब अम्बेडकर के इस्तीफे का था और वो था धारा 370, जो अस्थायी उपबंध है संविधान के अंदर। ये अस्थायी उपबंध है, स्थायी उपबंध नहीं है। 371 पढ़ लीजिए, वो स्थायी है और प्रत्येक राज्य के लिए वो स्थायी उपबंध है। लेकिन 370 कश्मीर के लिए जो अस्थायी है, टेम्परेरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इसका तुरंत समाधान किया जाए और इसका स्थायी उपबंध बनाया जाए। क्यों ये 70 साल तक 370 धारा को लेकर बैठे रहते हैं? क्यों चलाते हैं? और क्यों भारत पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा बनाते हैं? और क्यों भारत पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा बना करके क्यों भारत के अंदर रहने वाले हिंदू और मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं? ये सारी चीजें बहुत गहराई से समझने वाली है। ये साजिश का हिस्सा है, इसको समझना जरूरी है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना बड़ा त्याग ओबीसी के लिए किया कि उनको काका कालेलकर आयोग बनाना पड़ा, क्योंकि नेहरू ने कहा कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर कैबिनेट के अंदर चुप नहीं रहते हैं तो ये बाहर जाकर के चुप रहने वाले नहीं है। नेहरू ने सोचा कि शेर वैसे ही खतरनाक होता है, शेर वैसे ही खतरनाक होता है, लेकिन जब वो जख्मी हो जाता है तो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस्तीफा देकर बाहर आ गए, बाहर आकर उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और इस पर नेहरू जी को मजबूर होकर के काका कालेलकर नाम का कमीशन बनाना पड़ा। और काका कालेलकर जो ब्राह्मण था उसके नेतृत्व में कमीशन बनाया गया कि इस देश के अंदर SC और ST के अलावा और कितनी जातियां हैं जो सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, उनकी लिस्ट बनाई जाए। उस समय काका कालेलकर ने क्या नेतृत्व में आयोग चला, उसने काम किया। 2200 और कुछ जातियों को चयनित किया गया। उस समय 2200 और कुछ जातियों को नॉमिनेट किया गया और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ला करके नेहरू जी की टेबल पे रखी। तो नेहरू जी ने पढ़ करके कालेलकर को बुलाया और कहा कि हमने इसलिए तेरे को चेयरमैन बनाया था। तो बोला मैं क्या करता, मेरे साथ में और भी कई मेंबर थे, उनकी वजह से मुझे मजबूरी में इन 2200 जातियों को लिस्टेड करना पड़ा। नेहरू जी ने कहा एक काम करो, इसके ऊपर एक लेटर लिखो कि मैं एज कमीशन का चेयरमैन होते हुए इस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। काका कालेलकर ने वो लेटर लिख करके उसके ऊपर लगाया और नेहरू जी ने उस रिपोर्ट को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। ये जानकारी कब खुलती है मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये जानकारी कब निकल के आती है बाहर? ये जानकारी उस समय आती है जब इस देश के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार होती है और मोरारजी देसाई की सरकार में चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री होते हैं। और उस समय मोरारजी देसाई की सरकार एक बहुत बड़ा कांड करती है और वो कांड होता है हमारे संवैधानिक अधिकारों के अंदर किसानों की कृषि भूमि का मालिकाना अधिकार खत्म किया जाता है। तारीख बता देता हूँ, 20 जून 79, 20 जून 79 को मोरारजी देसाई की सरकार में पार्लियामेंट में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया। उसके अंदर भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के खंड 1 का उपखंड 6 पूरी तरह से लोप कर दिया गया। जहाँ किसानों को जमीन का मालिकाना हक था उसे बाहर कर दिया। जैसे ही इस बात का पता चौधरी चरण सिंह जी को पता लगता है, चौधरी चरण सिंह जी तीसरे ही दिन उस सरकार को धड़ाम से गिरा देते हैं। मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के पीछे चौधरी चरण सिंह जी का हाथ था। लोगों ने पूछा चौधरी चरण सिंह तुमने अपनी ही सरकार को क्यों गिरा दिया? तो उन्होंने कहा इन्होंने मेरे किसान भाइयों के कलेजे में हाथ डाल दिया, इसलिए मैंने इस सरकार को गिरा दिया। जब लोगों को जानकारी हुई तो लोगों ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। चौधरी चरण सिंह जी को उसी समय प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन उन्हीं लोगों ने, जो लोग ये नहीं चाहते थे कि अधिकार किसानों को मिले, उन्हीं लोगों ने चौधरी चरण सिंह को 6 महीने तक पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया। उनकी संसद चलने ही नहीं दी और आखिर में उनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। उस समय चौधरी चरण सिंह जी के ऊपर एक आरोप लगा कि ये दलित विरोधी है, ये दलित विरोधी है। उस समय चौधरी चरण सिंह जी ने वो सारी रिपोर्ट और लेटर जो नेहरू जी के द्वारा बना करके दिए गए थे, वो सारे फोटोकॉपी कर रजिस्टर करा करके साइक्लो स्टाइल से निकाल के पब्लिक में फेंक दिए कि अगर मैं अगर दलित विरोधी हूँ, मैं SC ST का विरोधी हूँ, तो ये तुम्हारी सरकार और ये तुम्हारे चाचा नेहरू ये कितने हितैषी हैं, इसके सबूत सामने। ये बात हमें समझनी होगी। हमें खाली अंधभक्त बन करके नहीं चलना होगा। हम सोच रहे हैं कि अंधभक्त सिर्फ मोदी जी के खेमे में ही है। अंधभक्त मोदी जी के खेमे में ही नहीं है, अंधभक्त मेरे खेमे में भी है। अंधभक्त मेरे खेमे में भी है और मैं अपने खेमे के लोगों से कहता हूँ कभी अपनी आंख पर पट्टी बांध कर मत चलना, कभी भी ताराराम किधर जा रहा है इसके पीछे मत चलना, अपनी आंखों से देख कर चलना कि मैं सही जगह जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। अंधभक्त हर जगह होते हैं, खाली मोदी जी के वहां नहीं होते। हमारे समाज ने इस अंधभक्ति की वजह से अपना सब कुछ खो दिया, अपने संवैधानिक अधिकार खो दिए, सारा का सारा मामला जो है रफा दफा कर दिया। इसलिए साथियों आज हमें इस बात को जानना होगा कि कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा दोस्त है।
2 साल पहले यही जगह थी, यही मंच था, शायद पोडियम बदल गया हो, यही जगह वही है। ये गवाह भी यही है, ये सारे गवाह भी यही है। मैंने इस जगह से कहा था, माननीय विधायक महोदय जी, मंत्री महोदय जी, मैंने यहाँ से 2 साल पहले कहा था कि किसान भूधारक से खातेदार बना, खातेदार से काश्तकार बना, और काश्तकार से आज वो कब्जेदार बन गया है, और कब्जा खाली करवा के वो रोड पे आएगा। 1 साल बाद में इसी सरकार ने लोगों को लॉकडाउन का बहाना करके घरों में बंद किया, और वहाँ पर काले कानून पास करके वो जमीन जो आपकी 79 में आपसे ले ली गई थी, वो पूंजीपतियों को दे दी गई। मुझे कुछ लोगों ने फोन करके कहा आपको पहले पता कैसे लग जाता है। मैंने कहा इस फील्ड का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पता होता है। अधिकांश डॉक्टर मरीज को देखकर पता लगा देते हैं कि ये 2 दिन जिएगा या 3 दिन जिएगा। कई बार डॉक्टर कह देते हैं ना, घर ले जाकर सेवा कर, है ना। वो डॉक्टर भगवान तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर का पैसा है। डॉक्टर जानता है कि अभी मरीज कितने दिन जिएगा। हमें पता है कि जो एक्टिविटी वहाँ हो रही है उसका परिणाम क्या होगा। हम बहन बेटियों के अधिकार की बात करें, इस देश के अंदर संविधान के लागू होने से पहले लड़कियों की उम्र 9 साल थी शादी के लिए। 9 साल में शादी करना अनिवार्य था। भले 2 साल बाद उसका गौना कर दिया जाए, 2 साल बाद उसका मुकलावा कर दिया जाए, लेकिन शादी 9 साल में ऑथराइज थी। इन्हीं धर्म शास्त्रों के आधार पर 9 साल में लड़की की शादी होती थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को कहा कि हमारे देश में बच्चियों के साथ ये अत्याचार होता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अंग्रेजों ने थोड़ा तवज्जो दी, लेकिन इस देश की वो व्यवस्था जो लोग हैं वो नहीं माने, और उस समय 14 साल की। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़कियों की उम्र शादी की 18 साल कर दी। 18 साल में लड़की अपनी सूझबूझ अपना डॉक्टर इंजीनियर बनने का फैसला कर लेती है, अपनी पढ़ाई कर लेती है। 11-12 साल 9 साल की बच्ची क्या कर पाएगी। महिलाओं का विकास नहीं होना चाहिए, महिलाएं देश की गुलाम होनी चाहिए। 50% आबादी जो है वो गुलाम और दासी होनी चाहिए, पैर की जूती होनी चाहिए। ये उन व्यवस्थापकों की सोच है। बाबा साहब की सोच थी कि 18 साल में लड़की कम से कम ग्रेजुएशन कर लेगी, ग्रेजुएशन करने के बाद उसे आगे क्या करना है फैसला खुद करेगी। इसी लॉकडाउन के तहत एक और काला कानून पास हुआ, और उसके अंदर महिलाओं की यानी लड़कियों की उम्र 15 साल कर दी गई है। आपको पता नहीं। मजदूरों का वर्क टाइम बढ़ा करके 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया है। आपको पता नहीं। इन चीजों को समझना होगा, बहुत ही गहराई से समझना होगा, गंभीरता से समझना होगा। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हर साल 365 दिन होते हैं, 364 दिन सो जाते हैं, और एक दिन धमाका करके फिर अपने आप को सोच लेते बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई, इतना बड़ा टेंट लगाया, इतने सारे लोग आ गए, मंत्री जी आ गए, संत आ गए, ताराराम मेहना आ गया, ओ बहुत हो गया, सफल हो गया। फिर 364 दिन के लिए सो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब हमें 364 दिन नहीं, अब हमें 24 घंटे सतर्क रहना होगा, विजिलेंट रहना होगा, और हमें 24 घंटे सतर्क रह करके काम करना होगा, और अपने अधिकारों को बचाना होगा। नहीं तो साथियों हम लोग नहीं बच पाएंगे। मैं यहाँ मंच में बहुत पहले से ही हमारी विचारधारा से सहमत संतगण भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि कहीं न कहीं आपको 1 या 2% हो सकता है कहीं पर कंप्रोमाइज करना पड़ता होगा, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आप एक बात को जरूर देखें कि आज जो रंग आपके ऊपर है, जिसे आज नाम बदलकर भगवा कह दिया गया हो या कुछ कह दिया गया हो, लेकिन इसका असली नाम गेरुआ है। असली रंग का नाम गेरुआ है, और ये गेरुआ बुद्ध का शिविर का रंग है। यानी कि आप इस देश के अंदर संत हैं, और संत की परिभाषा होती है समाज को सही दिशा देने की। आप समाज को सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमारे कार्यकर्ता आयोजक लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से जो है समाज को सही दिशा देते रहें, और समाज आपको इससे अथाह प्यार और सम्मान देता रहेगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि आप कहीं पर भी इस प्रकार का कोई कंप्रोमाइज ना करें, जिसकी वजह से हमारे समाज के अंदर भी, जैसे मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा ना 1 मिनट के लिए, हमारी बहन या बेटी उठ करके सामने तक आ गई। अब मैंने सोचा अगर मैं तिलक नहीं लगवाऊंगा तो बहन को बुरा लगेगा कि मैं उठकर वहां तक गई और मेरा तिलक ठुकरा दिया।
इसलिए मैंने कहा ले भाई कर दे, कोई बात नहीं। यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इससे आगे मैं करना शुरू कर दूंगा तो मुझे कोई प्रोग्राम में बुलाएगा नहीं। इसलिए हम लोगों को, हमें अपनी परंपराओं को बदलना होगा। हमें आगे का प्रोग्राम, जो इससे अगला प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम में सारे के सारे सिस्टम को खत्म करना होगा। या कोई साफा नहीं होगी, कोई माला नहीं होगा, कोई सम्मान नहीं होगा। कौन सा तीर मार के आया है ताराराम को तुम मुझे साफा पहना रहे हो? क्या मैं करके आया हूँ? अरे अभी तो हम करने की राह पर हैं, करने जा रहे हैं। हो सकता है कुछ कर पाएंगे तो फिर कर लेना, जीते जी, नहीं तो मरने के बाद में माल्यार्पण कर देना तस्वीर पे। लेकिन अभी तक तो ये सारा, इसमें आप अपना धन और अपना समय व्यस्त न करें। यहाँ आने वाले अच्छे अच्छे विचारकों के विचार सुने, विचार को ग्रहण करें, समय उसमें दें। पैसा जो हमारा बर्बाद हो रहा है, ये पैसा बर्बाद ना करें। ये आप लोगों से मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है। और आप लोग यहाँ पर धैर्यपूर्वक बात को सुन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरी नजर सब जगह घूम रही है। या 90% मेरे कार्यकर्ता हैं, 90% से ज्यादा 10% लोग ही नए लोग हैं, बाकी सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। वो गंभीरता से इस बात को समझ रहे हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, क्योंकि लंबा समय और भी लोग बोलने वाले हैं और भी बातें आप करते रहेंगे। यहाँ पर से एक अनाउंस हुआ था, उसको थोड़ा मैं सुधार करना चाहूंगा। हमारे बाड़मेर जिले के कलेक्टर महोदय का जो स्थानांतरण हुआ है, उसको लेकर के सिणधरी में समस्त सिणधरी ग्रामवासियों की और सभी सामाजिक संगठनों की तरफ से पंचायत समिति के हॉल में उनका विदाई समारोह रखा गया है। त्रुटि ये हुई थी, यहाँ के ताराराम जी के घर पे रखा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी का सामूहिक रूप से है। और आप सभी लोगों को वहाँ पर हम आमंत्रित करते हैं कि आप लोग शाम को 5:30 बजे इस प्रोग्राम के बाद में समय निकाल करके वहाँ आए। इसी के साथ में आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, उसके लिए आपका आभार। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मूल्यवान।